बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी नो डाउट बेस्ट है। कोई अच्छा काम करेगा तो उसका क्रिटिसाइजर जब तक नहीं होगा तब तक काम बेस्ट कैसे होगा? वो तो पलटूबाज के नाम से जाने ही जाते हैं। लालू जी ने कहा कि उनके पेट में सांप के दांत है जो खुद ही काटते हैं। जैसे मोदी ने कहा था कि हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं मिल रही हैं। प्रॉपर रूप में किसी भी चीज़ को पूरा बेच देना एक बात होती है, हाँ शेयर्स बेचे जाने चाहिए। फोन पे कहते थे तलाक तलाक तलाक। कि देश का विकास होना चाहिए। कांग्रेस की सरकार में तो हम रोड पे चलते थे, हमारे ऊपर सोने की बारिश होती थी। मोदी जी ने खुद ये नहीं कहा हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, या नेशनल किसी स्पीकर ने नहीं कहा बीजेपी से, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दी? भाजपा को इस बार अगर मौका नहीं देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान बन जाए। लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम राम राम वाले हैं तो हम अल्लाह अकबर कहें। रहीम से परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे राम से क्यों परेशानी है दूसरों की? आयुष्मान भारत की योजना से ही राहुल गांधी जी का इलाज कराऊंगा। जनता को मिलने एक बार राहुल गांधी को कैंसर तो हो जाए, एक बार हो जाए। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अगर पेड़ से एक टहनी टूट के गिर जाए, मेरा सर फट जाए, तो मोदी जी की देन है। कहीं उनका एरोप्लेन जा रहा होगा, हवा लग के गिर गई है। कुछ भी हो जाए तो मोदी जी की देन है। एकजुट हो रहे हैं और दल प्लस दल मिलके बन जाता है दल और दल में ही कमल खिलता है। नमस्कार, मैं राजू कुमार झा और अभी हम हैं हंसराज कॉलेज के बाहर में। यहाँ पर कुछ छात्र मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि 2024 चुनाव को लेकर क्या मुद्दा रहने वाला है। 2024 जो चुनाव है लोकसभा, उसमें 2 गठबंधन हैं, इंडिया और एनडीए। तो इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच में कौन किस पर भारी पड़ने वाला है? कुछ छात्र हैं हमारे साथ, उनसे हम उनकी राय जानते हैं कि 24 को लेकर कौन आगे रहेगा, कौन बनने वाला है 2024 में, कौन बनाने वाले हैं सरकार। आपकी क्या राय है, 24 में किसकी सरकार बनेगी? सभी को नमस्कार, जय श्री राम। आपको बताना चाहेंगे कि जिस तरह से मोदी जी ने भारत में नहीं पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है, एक निचले तबके से लेकर एक उचले तबके के जितने भी लोग हैं, जिनको भी एक अच्छी सरकार की ज़रूरत होती है, तो मोदी जी ने एक बहुत ही बेहतर शासन किया है। और साथ ही साथ कहते हैं कि किसी भी राज्य का राजा ऐसा हो कि प्रजा में खुशहाली हो। तो संपूर्ण भारत की अगर आप बात करेंगे तो संपूर्ण भारत में इस समय खुशहाली की लहर दौड़ रही है और मोदी जी की देन है। तो हम सबका वोट भाजपा को जाएगा और भाजपा को वोट और भ्रष्टाचारियों को चोट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मानस सिंह है। आप कहाँ से हैं? मैं मूलतः अयोध्या का रहने वाला हूँ और अभी हंसराज महाविद्यालय दिल्ली विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि जैसे हम बीजेपी की बात करें या फिर इंडिया की बात करें, तो हम बीजेपी को कुछ पॉइंट्स में देखें कि उनके पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं और उसके नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं। तो जैसे हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी की फॉरेन पॉलिसी नो डाउट बेस्ट है। ऐसी कोई भी गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसी थी ही नहीं। और 33% रिजर्वेशन जो है विमेंस के लिए, वो भी 2024 का चुनावी मुद्दा होने वाला है। और जो बिहार में कास्ट सेंसस हुआ, उस पर भी डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ इस पे बयानबाजी करेंगी, इस मुद्दा को उठाएंगी। तो ऑब्वियसली ये भी मुद्दा हवाओं में रहने वाला है, चुनाव में रहने वाला है। लेकिन फॉरेन पॉलिसी से सिर्फ देश में काम नहीं चलता ना, कि फॉरेन पॉलिसी हो और देश में ज़्यादा बुराई हो, तो इसको लेकर भी देखना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं? पहले आप नाम बताइए, कहाँ से हैं ये बताइए, उसके बाद आप मोदी। मेरा नाम रेनी वत्स है, मैं मूलतः हरियाणा से हूँ और मैं हंसराज कॉलेज में इंग्लिश ऑनर्स की छात्रा हूँ। बात जहाँ तक आती है फॉरेन पॉलिसी की, तो फॉरेन पॉलिसी के अलावा अगर हम घरेलू मुद्दों की बात करें, चाहे वो मंदिर बनवाना हो, चाहे वो शिक्षा दिलवाना हो, चाहे वो नौकरी दिलवाना हो, आप पुराने आंकड़े उठाइए, आप अभी के मोदी जी के आंकड़े उठाइए, आपको अंतर बिल्कुल दिखेगा। और मंदिर वहीं बनाएंगे, ये नारा जो हमारी कांग्रेस पार्टी या जो अपोजिशन पार्टी लेके चल रही हैं कि मोदी जी तो एक ही बात करते हैं। मोदी जी एक बात करते हैं, उस पर टिकते हैं, करके सब दिखाते हैं। उसके अलावा भी बहुत मुद्दे करते हैं। अगर उनकी आंखें कोई खोले तो उनको दिखेगा। सबसे पहले तो उनको पानी की ज़रूरत है पीने के लिए भी और आंखें साफ करने के लिए भी, तो वो दिखाइए उन्हें। और बाकी हर हर मोदी घर घर मोदी। तो आप 2-3 पहले मैं ये सोचूंगा कि 2-3 मुद्दे बताइए मोदी के पक्ष में, जो मोदी ने अच्छा काम किया है, 2-3 काम बताइए। उसके बाद अलावा हम फिर आगे विपक्ष की भी बात कर लेंगे। विपक्ष आरोप लगाता है कि मोदी जी कुछ नहीं करते, सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, ऐसा आरोप है मोदी जी। आरोप जो अपोजिशन का काम है वो तो आरोप लगाना ही है। कोई अच्छा काम करेगा तो उसका क्रिटिसाइजर जब तक नहीं होगा तब तक काम बेस्ट कैसे होगा? तो आप एम्प्लॉयमेंट देखिए, आप बच्चों की शिक्षा देखिए। जो केंद्रीय सरकार, जो दिल्ली में घपलेबाजी हुई है,
ठीक है, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी ने जो जुमलेबाजी करी थी वो भी तो जुमलेबाजी ही थी। वो जब तक छुपी रही तब तक वो बहुत अच्छा था, वो जब खुले में आई तब वो जुमलेबाजी हुई, उस पर किसी ने सवाल नहीं किया। जब केंद्र का शासन हिला, जब केंद्र में भ्रष्टाचार हुआ, तब कौन आया? केंद्र को संभाला किसने? मोदी जी आए, मोदी जी ने अपनी सेंट्रल चीज़ें भेजी। तो वो सब चीज़ें आप देखिए, और हर चीज़ में मोदी जी ने अच्छा ही किया है, चाहे वो CAA बिल हो या फिर अब UCC की बातें जो चल रही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा। सेक्युलरिज्म से लेकर नौकरी दिलाने से लेकर गरीबों का भला करने से लेकर हर काम में अच्छाई हुई है। आप प्लीज़ अपोजिशन के चक्कर में आकर सिर्फ क्रिटिसाइज ना करें, देश का भला सोचें और हर चीज़ पे आंखें खोल कर देखें। आप मैं ये कह रहे हैं कि सेकुलर मोदी जी सोचते हैं सेकुलर हो, बीजेपी पर आरोप रहता है कि वो तो सिर्फ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में रहते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने पे रहते हैं। देखिए, जो ऐसे प्रश्न उठा रहे हैं उनको जवाब भी मैं इसको जिसी भाषा में देना चाहूँगा। 3 तलाक की जब बात आती है तो उस पर हमारे मोदी जी ने, आदरणीय हमारे देश के SSB मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो ये फैसला सुनाया लोगों को, कि उससे भी जो ऐसे लोग थे, कुछ उस समुदाय, कुछ वामपंथी विचार के लोग थे, उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। और 3 तलाक फ़ोन पे, दुबई में है और फ़ोन पे कहते थे तलाक तलाक तलाक। सोचिए, हमारी बहनों को, हमारी माताओं को कितना समस्याओं का सामना करना पड़ता था। फ़ोन पे 3 तलाक कह दिया और ज़िंदगी भर के रिश्ते ख़त्म हो जाते थे। फिर वो बहनें, वो महिलाएं रोड पर आकर भटकने पर मजबूर हो जाती थी। साथ ही साथ अगर मोदी जी के कार्यों की आप बात करेंगे तो मोदी जी के कार्यों की बात, जैसा कि अभी रेनी जी ने बताया, राम मंदिर का मुद्दा जो कि पूरे विश्व में, भारत में नहीं पूरे विश्व में सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा था, और लोग मोदी जी पे आरोप भी लगा रहे थे कि सिर्फ मोदी जी जुमलेबाजी कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। तो मैं बताना चाहूँगा कि मंदिर का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है। तारीख भी कान खोल के सुन लें, जो वामपंथी विचार के लोग ये वीडियो देखेंगे उनको मैं बताना चाहूँ, कान खोल के सुन लें कि 22 जनवरी को मंदिर का शिलान्यास हो रहा है। मंदिर के द्वार खुलेगा, आप टोपी लगा के, दाढ़ी बढ़ा के आइए और राम जी का दर्शन कीजिए। और राम के पैड़ी पर अगर आप नहाते हैं तो आपके पाप भी धुल जाएंगे, क्योंकि राम जी का दिल बहुत बड़ा है, मोदी जी का दिल बहुत बड़ा है। यही तो बात है, यही तो विपक्ष कहती है कि मोदी जी सिर्फ हिंदू राष्ट्र के चक्कर में है। वो तो देश के बाद में सेकुलर रहती कहाँ, फिर निरपक्षता कहाँ है? कहाँ निरपक्ष हैं वो? सेकुलर है ही नहीं वो, उसमें निष्पक्ष तो है ही नहीं। सेकुलर की तो बात करते हैं मोदी जी, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आप पहले नाम बता दीजिए उसे, और कहाँ से हैं? जी, मेरा नाम रजनीश तिवारी है, मैं हंसराज कॉलेज का एक विद्यार्थी हूँ और मैं मूलतः बिहार से हूँ। आप बिहार में कहाँ से? बिहार में आरा से हूँ। अच्छा, आराम बताइए। जी, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बहन रेनी बत्स ने कहा कि जैसे मोदी सरकार की उपलब्धियाँ क्या है, आपने पूछा कि फॉरेन पॉलिसी इसकी मोदी सरकार की अच्छी है, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि केवल फॉरेन पॉलिसी पर ही देश की बीजेपी सरकार नहीं चल रही है। मोदी सरकार देश के अंदर काम कर रही है, देश के गरीबों के लिए काम कर रही है, देश के वंचित वर्गों के लिए काम कर रही है। जैसे में जाम कार्यक्रम हुआ, जनधन आधार योजना, मोबाइल योजना, जैसे। लेकिन उनका तो नोटबंदी वाला भी तो आरोप है कि वो फेल हो गया, ऐसे ही परेशान करने के लिए। नहीं, नोटबंदी का फेल नहीं हुआ था, वो समझे तो एक तरह से सफल नहीं हुआ था। बिहार में नीतीश जी की सरकार है, गठबंधन तोड़ के वो चले गए, और आप कह रहे हैं मोदी जी के। और तो गठबंधन तोड़ के चले गए तो उनकी अगली साल फिर चुनाव होंगे, फिर उनको पता चलेगा कि वो कहाँ जाएंगे। बहुत गले आते हैं, वो तो पलटूबाज के नाम से जाने ही जाते हैं। लालू जी ने कहा कि उनके पेट में सांप के दांत है जो खुद ही काटते हैं, फिर भी उन्हीं के साथ गए गठबंधन के लिए। इस बार तो बहुत पलटे मार रहे हैं, बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन अच्छा है, मोदी जी के बात पे कुछ आता है उनको बोलने के लिए, ये सब स्टेटमेंट। वो तो गए, हमारे देश की राष्ट्रपति जी गई द्रौपदी मुर्मू बिहार में, तो बोली, नीतीश कुमार जी बोले कि हमारा तो बहुत संबंध है और आगे भी संबंध रहेगा, तो इसका आशा क्या लगाया जाता है। 24 में कौन आएगा बताइए? राहुल, मोदी, ऐसा क्या होगा? इंडिया या एनडीए? साफ एक लाइन में अगर पूछा जाए तो कौन? ओनली वन मोदी। मुद्दा क्या रहेगा? बीजेपी। मुद्दा क्या रहेगा? ये रहेगा कि देश का विकास, सुरंगी विकास, सबका विकास, रोजगार, धर्म या फिर जातिवाद, क्या रहेगा? नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल रोजगार, विकास, धर्म तो बात की बातें हैं, लेकिन पहली बात प्राथमिकता ये है कि देश का विकास होना चाहिए। मोदी जी की कोई भी योजना आज तक अगर आई हो तो कहीं भी ये लिखकर नहीं आया गया कि मुस्लिम के लिए योजना नहीं है,
किसी विशेष एक समुदाय या जात के लिए कोई भी मोदी जी की योजना तो नहीं। यही तो बात है। तो बाकी जो विपक्ष कह रहे हैं कि वो हिंदू राष्ट्र के चक्कर में है, ये क्या? कि विपक्ष का काम है आवाज उठाना, विपक्ष के पास कुछ मुद्दा बचा ही नहीं है। विपक्ष देख रहा है किस तरह से नरेंद्र मोदी एक गुजरात से उठ के पूरे विश्व में अपना परचम लहरा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके आंखों में आंसू आ रहा है और उनको उनके खाला का घर याद आ रहा है। पूरी तरह से घुटनों पे आ चुके हैं। उनको पूरी तरह से पता है कि मोदी के अलावा अब भारत में कोई आने वाला नहीं है और आगे आने वाले समय में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे निश्चित तौर पे। अच्छा, बीजेपी से योगी आदित्यनाथ सीएम है बिहार तो यूपी के, और वो जब गए राजस्थान तो वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आ गई तो तालिबानी मानसिकता आ जाएगी। ये कैसा स्टेट? बिल्कुल कांग्रेस का राहुल जी के डिबेट में राहुल जी के आप बाइट सुन लीजिए, पता ही नहीं है देश में हो क्या रहा है, करना क्या है। राहुल जी हवाबाजी से, क्योंकि राहुल जी का जो जन्म हुआ है ना, राहुल जी सोने की चम्मच लेकर पैदा हुए हैं, तो रोड पे चलने वाले आम एक जनमानस के समस्याओं को वो समझ नहीं पाएंगे। और साथ ही साथ और आपको बताना चाहूंगा, अगर इस वीडियो के माध्यम से मैं सभी युवा तरुणाइयों से हाथ जोड़कर ये निवेदन करूंगा, अगर आप भाजपा को इस बार अगर मौका नहीं देते हैं तो वो दिन दूर नहीं जब भारत पाकिस्तान बन जाएगा, वो दिन दूर नहीं। और हमारे साथ एसमी जी भी जुड़े हैं, ये भाजपा के कई कार्यक्रमों में इसलिए गए हैं कि मोदी जी की अच्छी योजनाओं को ये समझ के गए हैं। एसमी जी से मैं चाहूंगा अपने पहले ये बताइए, हिंदू राष्ट्र में तो हम बात करेंगे, लेकिन रोजगार की बात कहाँ है? विपक्ष कह रहे हैं रोजगार पे वादा किए थे कि हम आएंगे तो बहुत सारा रोजगार देंगे, रोजगार कहाँ है? रोजगार की जैसे विपक्ष सवाल उठा रहा है कि रोजगार में मोदी सरकार फेल है, तो ये तो कुछ मायनों में सही बात भी है कि जैसे मोदी ने कहा था कि हर साल हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, लेकिन 1 करोड़ तो नहीं मिल रही हैं। लेकिन कहीं ना कहीं प्राइवेटाइजेशन को मोदी सरकार जो है इसको प्रमोट कर रही है, तो इससे ऑब्वियसली एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो इंक्रीज़ होंगी ही। हाँ, विपक्ष कह रही है कि उसने रेलवे बेच दिए, पेट्रोल बेच दिए, तो प्राइवेटाइजेशन कैसा? कि मनमोहन सरकार की भी बात हो जाती है कि वो भी तो प्राइवेटाइजेशन लाए थे लेकिन बेचे नहीं थे। तो इसका मैं एक सीधा एग्जांपल देता हूं कि जैसे कोई भी गवर्नमेंट है और एक प्राइवेट है, तो जैसे हम दिल्ली का ही उदाहरण लें, तो दिल्ली में जो टॉयलेट बाथरूम्स जो हैं जो कि गवर्नमेंट हैं वहाँ आप सफाई देखिए, और एक कोई भी प्राइवेट टॉयलेट बाथरूम है वहाँ सफाई देखिए, आपको बिल्कुल स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि क्या प्राइवेटाइजेशन के क्या फ़ायदे हैं। जैसे गवर्नमेंट अपनी रेलवे में, तो सबको प्राइवेटाइजेशन कर दिया जाए? हाँ सबको नहीं, लेकिन जो वेलफेयर, गवर्नमेंट का काम इंडस्ट्री चलाना नहीं है, गवर्नमेंट का काम है वेलफेयर स्कीम्स को प्रमोट करना, है ना। जब हमारे पास इतनी सारी स्कीम्स, अब जैसे सरकार फॉर एग्जांपल हमने रेलवे की जैसे लागत हमारी 100 रुपये की है, उदाहरण के लिए 100 रुपये की है, लेकिन उसको प्रॉफिट हो रहा है सिर्फ 95 रुपये का, तो सरकार को 5 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो वो अपनी जेब से क्यों भरेगी। वहीं यदि हम प्राइवेटाइजेशन को प्रमोट करेंगे तो 100 की जगह वो 110 रुपये इनकम कर रही है। अच्छा, ये एक अग्निपथ योजना है, उसके बारे में जानकारी है? अग्निपथ योजना के बारे में जानकारी है हमको। और अग्निपथ योजना के बारे में जो बहुत लोग समझते हैं वो बिल्कुल गलत है। बहुत लोग जो समझदार हैं, जो पढ़े लिखे हैं, उन सबको पता है अग्निपथ योजना कहीं ना कहीं लोगों के काम ही आई है। अग्निपथ योजना ने कभी किसी का बुरा नहीं करा, ना ही कुछ वो करना चाह रही। बट जैसे आपने अभी सही बोला विपक्ष के बारे में, जो विपक्षी लोग होंगे वो तो हमेशा विपक्ष में रहेंगे ही, चाहे कुछ अच्छा कर रही हो भाजपा गवर्नमेंट, चाहे कुछ बुरा कर रही हो, वो हमेशा बुरा ही बोलेंगे उस बारे में। अग्निपथ योजना पे कहते हैं जो अग्निवीर हैं उनको शहीद का तो दर्जा ही नहीं दे रहे हैं, फिर कैसा ये शहीद के लिए देशभक्ति दिखाते हैं? ये आरोप बीजेपी पे लगा। अभी तक ये आरोप लगा है, बट ये बात सच नहीं है। सच नहीं है, देखा है ना सुनिए, अभी जो 2 अग्निवीर जो शहीद हुए थे उनको शहीद का दर्जा नहीं मिल रहा, कह रहे हैं वो हमारे तरफ से नहीं, हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे। 4 साल सेना में काम कर, ये नहीं बोला कि हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, ये है ना स्टेटमेंट कि हमने नहीं देंगे, शहीद का दर्जा हमारे नहीं है। हमने शेड्यूल में अगर होता तो कोई भी सेना अगर होते हैं, सेना जब शहीद होता है तो उसको शहीद का दर्जा मिलता है। मोदी सरकार शहीद का दर्जा देने को तैयार नहीं। बट जैसे मेरे अकॉर्डिंग अभी नई नई चीज़ आई है, ये बिल्कुल नया शुरू हुआ है अभी इसका अग्निपथ का। जैसे चीज़ें आगे बढ़ेंगी गवर्नमेंट के लिए भी अच्छा होगा, कि एक साथ गवर्नमेंट के लिए भी इतनी नई चीज़ लागू करना बहुत बड़ी बात है पहली बात तो, और इतनी बड़ी बात को वो करने में हर नए रूल बनाना, हर चीज़ करना, वो चीज़ है। अग्निपथ योजना के बारे में आप जानते हैं? अग्निपथ योजना, हाँ तो अग्निवीर जो शहीद होते हैं उनको शहीदों का दर्जा नहीं मिल रहा। किसने कहा ये? बीजेपी नहीं दे रही है, तो कहा क्या न्यूज़ खबर में? पता नहीं, ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट की बात बीजेपी अगर होती तो इतने विरोध प्रदर्शन हुए, उसमें देते ना, कि कहते कि हाँ हम दे रहे हैं। स्टेटमेंट तो लोग चलते चलते दे देते हैं, इंडिया ही है, भारत है ये। तो आप बीजेपी देती ना, दर्जा कहाँ दे? आप मुझे बताइए, दर्जा दे, आप एक बार बताइए, आपके घर में आप कोई चीज़ करते हैं,
आपने कोई नई चीज़ इंप्लीमेंट करी, क्या आपके छोटे छोटे और बड़े से बड़े लोग उस चीज़ को सुबह उठते ही अगले दिन ही शुरू कर देते हैं? जो बाकी पुराने सेना है इतना बड़ा देश है, 133 करोड़ की, 140 करोड़ की जो ये जनसंख्या है, इसमें चीज़ें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप होती हैं। अब अपोजिशन जब खुद आया था, देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? देना चाहिए, मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इतनी बड़ी योजना है, इतना बड़ा कार्यक्रम ये चल रहा है, इतने ज़्यादा रिक्रूटमेंट हो रहे हैं। अगर इतनी गलत योजना होती तो रिक्रूटमेंट ही नहीं होते। नहीं लोग पागल थोड़ी हैं कि जो गलत चीज में चले जाएंगे और वो भी शहीद होने के लिए चले जाएंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और बीजेपी के जब बहुत बड़ा संगठन बन जाता है तो उसके मुखौटे में आकर लोग बहुत कुछ बोल जाते हैं। अभी बीजेपी की ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई, मोदी जी ने खुद ये नहीं कहा हम शहीद का दर्जा नहीं देंगे, या नेशनल किसी स्पीकर ने नहीं कहा बीजेपी से, तो फिर आप ये कैसे कह सकते हैं कि बीजेपी ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी? मोदी जी तो ये भी नहीं बोले कि हिंदू राष्ट्र बनेगा, आप बीजेपी के बाकी लोग तो कह रहे हैं। बनेगा। हम हर धर्म को बराबर इज्जत दे रहे हैं। अगर हम हिंदू राष्ट्र फिर राम राम कहाँ हो रहा है? राम राम फिर राम राम ही क्यों? राम रहीम सब होना चाहिए ना। मानना भी हो रहा है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम राम राम वाले हैं तो हम अल्लाह अकबर करें। रहीम से परेशानी नहीं है, लेकिन हमारे राम से क्यों परेशानी है दूसरों की? हम राम बोलेंगे, सनातनी है तो हम राम जय श्री राम बोलेंगे। लोग अपनी बात रखें, उससे हमें आपत्ति नहीं है, लेकिन मैं अपनी बात रखूंगा, इससे दूसरों की आपत्ति क्यों होना चाहिए? आपत्ति नहीं है, वो कह रहे हैं कि हमें सताया जा रहा है, हमें दबाया जा रहा है। क्या क्या सताया जा रहा है? कैसे सताया जा रहा है? एक दो एग्जाम्पल दीजिए। कहाँ सताया जा रहा है? किसे सताया जा रहा है? अतीक अहमद कहते हैं कि हमें सताया गया, अतीक अहमद का इनकाउंटर हो जा रहा है, अतीक अहमद मारे जा रहे हैं, कहते हैं हमें सताया गया। आज अतीक अहमद के दुख दर्द लोगों को समझ में आ रहे हैं। हजारों की संख्या में जब अतीक अहमद ने आम एक मासूम लोगों की लाश पे खेल कर एक अपना वर्चस्व बनाया तो लोगों की नज़र में नहीं आ रहा था, मीडिया भाइयों की नज़र में भी नहीं आ रहा था। अतीक अहमद की मृत्यु होती है तो 10 लोग आवाज़ उठाते हैं कि ये तो सरकार का विफल होना प्रकट सामने आ रहा है। जब साक्षी नाम की उस लड़की को चाकुओं से घोंपा गया तब उसे नहीं सताया गया था? बीएचयू का अभी जो हुआ है वो कांड पता है? नहीं, उसके बारे में मैं अवगत नहीं हूँ, तो मैं कोई स्टेटमेंट दूंगी नहीं। आपको पता है बीएचयू में जो अभी कांड हुआ है? नहीं वैसे यूपी के बीएचयू में एक छात्रा को जबरदस्ती 3 बाइक वालों ने रोका, उसको जबरदस्ती केस किया, उससे कपड़े उतरवाए गन पॉइंट पे। ये योगी सरकार में हो रहा है, आपको पता है इस पे? देखिए, सरकार किसी की भी हो, हर सरकार में 100% लोग सही नहीं है। राजस्थान भी था, राजस्थान में गहलोत की सरकार है, उसका उदयपुर में गला काटा गया था, तो अपन ये थोड़ी कह सकते गहलोत ने कटवाया। ये तो नहीं ये नहीं कह रहे कि योगी जी ने कटवाए, लेकिन उस पे एक्शन की बात हुई तो उसमें आप लोग भी किया। बिल्कुल एक्शन ले रही है सरकार, ऐसे थोड़ी ना अभी हुआ अभी आप कुछ करोगे, अभी तुरंत पुलिस तो नहीं आई, पुलिस को भी आने में 10 मिनट तो लगे। टेस्ट हुआ 2 दिन, आज तीसरा दिन बोल रहे हैं हम। प्रोटेस्ट चल रहा है, मैं तो कह रहा हूँ, मना कौन कर रहा है? प्रोटेस्ट हो रहा है, सरकार फैसला लेगी। अगर इस दुर्घटना की समस्या उत्पन्न हुई है तो हम लोग चाहते हैं कि उस समस्या लॉ एंड ऑर्डर पे अगर कोई आवाज उठा रहा है तो वो दिन दूर भी नहीं जब जीसीबी खड़ी रहती है थाने के साथ साथ, और जो भी आरोपी होता है उस पर तो कार्रवाई होती है, साथ ही साथ उसके साथ पुस्तों को भी खत्म करने का काम अगर कोई करता है तो योगी सरकार करती है। इसलिए योगी के लॉ एंड ऑर्डर में देर जरूर है लेकिन अंधेर नहीं है, निश्चित तौर पर आप यकीन कीजिए। कहना चाहता हूं, अगर घटनाएं हुई हैं तो उसकी अच्छी तरह से जांच होनी चाहिए, उसकी परख होनी चाहिए, उसके बाद जो दोषी पाए उनको सजा होनी चाहिए। बस हम छात्र यही मांग करते हैं। सजा जो लोग हैं 10 लोग हैं यहाँ, 10 बुरे नहीं है, हो सकता है एक बुरे हों, तो एक की वजह से हम 10 लोगों को बुरा नहीं कर सकते हैं। हर एक सरकार में कुछ अच्छाइयाँ हैं, कुछ बुराइयाँ हैं, हर एक लोग अच्छे हैं बुरे हैं, लेकिन एक की गलती की वजह से पूरे सरकार को गलत नहीं बोल सकते हैं। योगी जी ने बहुत अच्छी तरह से राज संभाल रहे हैं, अच्छी तरह से शासन कर रहे हैं और लोगों की भलाई कर रहे हैं, इसमें कोई दुराई नहीं है कि वो आने वाले भविष्य में देश के प्रधानमंत्री बने। हम लोग भी प्रधानमंत्री वही योगी होंगे ना जी, आग नहीं, अभी तो मोदी है, मोदी का कार्यकाल है तो मोदी जी ही रहेंगे, लेकिन अगर मोदी जी के बाद हम लोग यही चाहेंगे कि देश का नेतृत्व योगी आदित्यनाथ संभाले और देश को आगे ले जाने में काम करे, कार्य करे। आप योगी आदित्यनाथ है, इधर 2024 में चुनाव है, मोदी है, राहुल गांधी है इंडिया की तरफ से, तो 24 को लेकर क्या कहेंगे? कौन क्या, किसका मुद्दा क्या रहने वाला, आने वाला कौन है? सर जहाँ तक काम की बात है तो काम तो बहुत अच्छा कर रही है भाजपा। अभी हाल फिलहाल में सबके कार्यकाल में रहता है कि शुरुआती 2-3 साल नहीं नज़र आता है, काम नहीं होता है तो, और काम थोड़ा बहुत होता है तो उसकी भी चर्चा बहुत ज़ोरों शोर से नहीं होती है, लेकिन काम हो रहा था। और आप धरातल पे देखेंगे तो आवास वगैरह मिलना और इस तरह की जो
ऐसी योजनाएं हैं जिनको मूलभूत सेवाएं कहा जा सकता है, जनता को मिलती रही हैं बहुत बड़े पैमाने पर बिना किसी भेदभाव से। और इसका असर अभी चुनाव है तो इसलिए सब तरफ से जोर दिखाया जाता है, रैलियां वगैरह होती हैं, इसलिए सारे सवाल उठते हैं। बाकी काम तेज़ी से हो रहा है। अभी भी आप देखें तो नौकरियां अभी हाल फिलहाल में बहुत निकल रही हैं, तो काम बढ़िया हो रहा है भाजपा की तरफ से। और केंद्र में मुझे जहाँ तक लगता है तो भाजपा अभी भी आ गई है और बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ, राज्यों में कहीं कहीं क्योंकि स्थानीय विषय होते हैं, कोई उनके अपने मुद्दे होते हैं, तो हर राज्य के हिसाब से जैसे राजस्थान में ठीक काम कर रही है। राजस्थान में अगर पेपर लीक वगैरह के मामले को छोड़ दें तो मेन तो स्टूडेंट के लिए फिर यही रह गया ना कि रोज़गार चाहिए। मतलब अगर आप जाते हैं रोजगार के विषय में अगर हम बात करें तो शुरुआत में 1-2 साल आपको दिखता है कोरोना रहा, उसके बाद रहा तो बहुत ढीला पड़ गया था मामला, स्थितियां भी कुछ ऐसी थी। नहीं तो रोजगार के लिए आवश्यक मौके आ रहे हैं, बराबर मौके आ रहे हैं और सभी साथियों को चाहिए, युवाओं को चाहिए कि उसमें हाँ, इस वजह से भी कई बार और मामला गड़बड़ हो जाता है जब पेपर लीक हो जाते हैं या रिश्वत ली जाती है, कोई और वजह हो जाती है। इसमें कम से कम केंद्र सरकार की मंशा खराब नहीं है, ये माना जाना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस कहती है मनसा ही तो खराब है, तभी तो वो सबको प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया, बाकी की भी बारी है। सर ये प्राइवेटाइजेशन सर आज की मांग है सर। 1991 के यदि हम रिफॉर्म्स देखें तो उसमें कांग्रेस का फिर साथ क्यों नहीं दी? तो कांग्रेस तो आरोप लगा रही कि बेच रहे हैं। तो मैं यदि बात कहूँ 1991 में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ही प्राइवेटाइजेशन की शुरुआत की थी और उसी बेचा नहीं था ना। नहीं तो प्राइवेटाइजेशन के कुछ शेयर्स आरोप है बेच रहे हैं वो। आज भी ऐसा है प्रॉपर रूप में किसी भी चीज़ को पूरा बेच देना एक बात होती है। हाँ, शेयर्स बेचे जाने चाहिए। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई वैसी बात है, कोई अगर गलत चीज़ है जिसमें सुधार की आवश्यकता है तो इसमें सरकार भी इस चीज़ को सुनने को तैयार होनी चाहिए और इसमें सुधार होना चाहिए। शेयर्स बेचे जाने चाहिए क्योंकि ये माना जाता है आमतौर पे कि जब सुविधाएं प्राइवेट होती है या प्राइवेट कंपनियां उसमें होती है तो सुविधा अच्छे से मिल पाती है। आप मेट्रो को ले लें या किसी और चीज़ को ले लें, थोड़ा किराया लगता है लेकिन सुविधा उसको अच्छे से मिलती है। तो शेयर्स बेचे जाने चाहिए, कोई उसमें इशू नहीं है। लेकिन हाँ, ताकि जनता के कल्याण की कंपनियां या चीज़ें आगे सरकार के नियंत्रण से बाहर ना हो जाएं, इसलिए नियंत्रण उस पर सरकार का ही रहना चाहिए। शेयर्स बेचे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। चुनाव आता है तो एलपीजी के दाम घट जाते हैं, चुनाव के बाद फिर से बढ़ जाते हैं। गैस सिलेंडर हो, महंगाई में हो, तो महंगाई को लेकर क्या कहेंगे? यस सर महंगाई तो ऑब्वियसली है ही है, चाहे हम दाल की बात करें, आटे की बात कहें, सिलेंडर की बात कहें। सर महंगाई तो इन्फ्लेशन ऑब्वियसली इंक्रीज़ हो ही रहा है सर। इस पर गवर्नमेंट को सर फोकस करना चाहिए क्योंकि जैसे हम लोग भी सर कभी कभी महंगाई के दाम सुनते हैं तो भौचक्के रह जाते हैं। तो सर फिर उस ऑटो चलाने वाले के, उस जो काम करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, पोंछा लगाते हैं, सर उनका सरकार को सोचना चाहिए, उनका क्या हाल होगा सर। इस पर ज़रूर सरकार को कुछ कदम उठाने चाहिए सर। क्या लगता है? और ये बहुत बड़ी समस्या है जो सबको प्रभावित करती है। कोई कहीं का कुछ भी हो, अमीर हो गरीब हो, सबके हिसाब से सबकी अपनी अपनी ज़रूरत है और उस सब में महंगाई। लेकिन जो मूलभूत आवश्यकता है, दाल सब्जी, आना जाना, हर सेवाएं जो आवश्यक हैं उसमें महंगाई हो रही है और ये कम होनी चाहिए। और ये बिल्कुल आपने सही कहा, गैस वगैरह की जो बात है, और ये कुछ चीज़ें जुड़ी होती हैं चुनाव से, ऐसा नहीं है कि नहीं जुड़ी होती है, लेकिन आमतौर पे महंगाई वगैरह पे नियंत्रण करना चाहिए सरकार। ये बीजेपी पे आरोप है ईडी करती है, चुनाव आती है तो ईडी को दड़ा देती है। हाँ, ये देखिए, मुद्दे काफ़ी उठते हैं और शांत हो जाते हैं। अभी तो महंगाई के पहले मैं बोलना चाहूँगा, इतनी बड़ी जनसंख्या है हमारे देश की, हम महंगाई तो कर रहे हैं। पहले भी थे ना, 14 से पहले भी तो था, इतनी बड़ी जनसंख्या थी। अभी तो थोड़ा जनसंख्या 10 साल में ज़्यादा हो गई और 14 से पहले नहीं थी। हाँ, कांग्रेस की सरकार में तो हम रोड पे चलते थे, हमारे ऊपर सोने की बारिश होती थी। इतनी सस्ताई थी, बहुत सस्ता था, सब कुछ सस्ता था। प्याज तो हम ट्रक में लेकर आते थे। अगर हमें मैगी बनाना हो 5 लोगों के लिए, ट्रक में प्याज लेकर आते थे। 10 रुपये देते थे, हमें 5 कुंटल प्याज मिलते थे कांग्रेस की सरकार में। ये तो मोदी जी की देन है कि मोदी जी अब खेती नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, आपका कहना सही है। मोदी जी की देन है कि मोदी जी प्लॉट लेकर खेती नहीं कर रहे हैं, प्याज नहीं उगा रहे हैं। मोदी जी की देन है कि घर में अगर 2 बच्चों की जरूरत है, 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं। ये मोदी जी की देन है। नहीं भाई साहब। और मनमोहन जी की सरकार में हम फेसबुक पे एक बार अगर
पोस्ट भी कर देते थे कि हमें मनमोहन जी हमें एरोप्लेन चाहिए, तो मनमोहन जी तुरंत कॉल करते थे, भाई साहब आपको फ्लाइट चाहिए, मैं 10 फ्लाइट भिजवा रहा हूँ भाई साहब, साथ में एक हेलीकॉप्टर भी भिजवा रहा हूँ। बिल्कुल सही करें। अरे भाई साहब ऐसे ऐसे उल जलूल की बातें करना ही नहीं चाहिए। महंगाई, हमारे देश की जनसंख्या इतना ज़्यादा है कि उतार चढ़ाव लगा रहता है, इसमें नो डाउट। आज हमारे देश के लोग हैं, मैं ही हूँ, टैक्स भरने में बड़ी दिक्कत होती है। किसी रेस्टोरेंट में जाता हूँ जीएसटी लग जाता है, कोई टैक्स लग जाता है, मैं रेस्टोरेंट के मालिक पर 10 बार उंगली उठाता हूँ, ये कैसे टैक्स ले रहे हो आप। इतना बड़ा देश है, देश में हम फीचर्स चाह रहे हैं, देश तो चाह रहे हैं। 14 के पहले भी मतलब ये कहना है बीजेपी वाले कि कुछ लोग हैं जिनका नाम नहीं बताऊंगा आपको, वो कहते हैं 2014 के बाद ही असली आज़ादी मिली। बिल्कुल, आज़ादी तो असली तभी मिली है भाई साहब, आज़ादी तो असली आज देख लीजिए। 14 के बाद ही, सर्जिकल स्ट्राइक की बात हो, पहले नहीं हुई थी, सर्जिकल स्ट्राइक पहले कहा, पहले नहीं हुई। पहले तो बात करते थे और बात मनमोहन सिंह जी भी नहीं करते थे। देश का प्रधानमंत्री कोई और था और से चला कोई और रहा था। क्या ये हमारे देश का दुर्भाग्य था? मनमोहन जी थे, उनको बोलने के लिए भी चार्जिंग करना पड़ता था। देख लीजिए, आज आप रिक्शे वाले से भी पूछ लेंगे, कहीं ना कहीं उनको ये पता है कि अगर आज वो 12 बजे 1 बजे रात को रिक्शा ले जा रहे हैं तो उनके साथ कोई बदतमीजी नहीं होगी। और आप बात कर रहे हैं अनाज की, बात कर रहे हैं, मोदी जी के द्वारा ही जनधन आवासीय योजना हो गई और दवाई के लिए भी उन्होंने आयुष्मान की एक योजना चलाई जिसमें 5 लाख तक का जो हेल्थ बीमा होता है वो मिलता है। फर्जी बोल रहे हैं, बीजेपी वाले बोल रहे हैं फर्जी है ये इसमें मतलब कांग्रेस के जो लगाते हैं बीजेपी आरोप कि ये फर्जी में हमने कई लाख अरे कांग्रेस के उल्लुओं, राहुल गांधी को कैंसर हो जाए, मैं उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से कि मैं आयुष्मान भारत की योजना से ही राहुल गांधी जी का इलाज कराऊंगा। जनता को मिल, एक बार राहुल गांधी को कैंसर तो हो जाए, एक बार हो जाए। अरे जनता को तो मिल नहीं रही, जनता को। सर मैं सर्जिकल स्ट्राइक पे बोलना चाहूँगा कि जैसे हमारे भाई ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उसके पहले तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो सर मैं कहूँ कि मोदी जी ने तो सिर्फ सर्जिकल स्ट्राइक की है, इंदिरा जी ने तो 1971 में एक वहाँ मतलब युद्ध किया और खबर आई कि बधाई हो एक बेटा हुआ है, तो पाकिस्तान का बेटा हुआ है। तो मतलब इंदिरा जी ने तो ये किया कि बांग्लादेश, हाँ बांग्लादेश को मतलब पाकिस्तान को, लेकिन वो तो नहीं कहते हैं बीजेपी वाले, तो वो क्रेडिट देते ही नहीं। तो देना चाहिए सर, बीजेपी मोदी सरकार तो सिर्फ स्ट्राइक का मसला है वैसे तो इसमें किसी की नीयत पे हमें बात नहीं करनी चाहिए। काम सुरक्षा के मसले पर सबने अच्छा, सुरक्षा का नहीं, वो तो सही है, लेकिन क्रेडिट नहीं देते ना, बोलते क्रेडिट में देखिए जहाँ तक बात है इस चीज़ में थोड़ा सा प्रचार प्रसार ज़्यादा किया गया है बीजेपी की तरफ से भी, और जैसे किसी की छवि खराब करना और अपना वो करना। लेकिन कह रहे हैं महंगाई हो नेहरू जिम्मेदार, देश में कुछ हो नेहरू जिम्मेदार, अगर कुछ हो रहा है आपके सोशल मीडिया पे, आपके न्यूज़ चैनल पे तो मोदी जिम्मेदार। आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरे ऊपर अगर पेड़ से एक टहनी टूट के गिर जाए, मेरा सर फट जाए, तो मोदी जी की देन है। कहीं उनका एरोप्लेन जा रहा होगा, हवा लग के गिर गई है। कुछ भी हो जाए तो मोदी जी की देन है, कुछ भी हो जाए भाजपा की देन है। अरे भाई साहब, हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है ना। हम कहीं जा रहे हैं, मैं खुद अपना बता रहा हूँ, मैं एक कॉलेज में गया था, वहाँ घूस ले रहे थे, मैंने वीडियो बनाना शुरू कर दिया। मेरे भाई के एडमिशन की बात थी, मैंने कहा एडमिशन नहीं होगा, हम घूस नहीं देंगे। हम खुद में सुधार करें ना, खुद बदलेंगे जग बदलेगा। हमारी नैतिक जिम्मेदारी है, अगर हम भारत के वासी हैं तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी है खुद में परिवर्तन लाएं। आज हम इस महाविद्यालय में पढ़ रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पे हमें अच्छी फैसिलिटीज़ मिल रही है, अच्छी व्यवस्थाएं मिल रही है। कल को बाय द वे कोई बाबू, कोई टीचर हमसे घूस मांगता है, हम नीचे से पकड़ा देते हैं, सर मिठाई खा लेना दिवाली में, तो वो क्या मोदी जी की देन है? क्या भाजपा की देन है? हाँ, पहले सभी विपक्षी कह रहे हैं कि मोदी ने सबके पीछे ईडी लगा दिया। अरे तो भाई भ्रष्टाचार आप करेंगे तो ईडी किसके पीछे जब भागे? ईडी चुनाव में ही क्यों निकलती है पूरे साल 4 साल क्यों? एक मैं देश ऐसा है उसमें हर वक्त कहीं ना कहीं चुनाव हो रहा होता है। आज अभी राजस्थान में हो रहा है, फिर लोकसभा चुनाव होगा। अब मैं आपको मिठाई खिला दी जन्मदिन की, आप कहिए मुझे वोट चाहिए आपका, तो ये तो कोई एक बेस्ड बात नहीं हुआ ना इसका। अब भ्रष्टाचारियों के समर्थन में वही है जो खुद भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारियों ही विपक्षी एकता बना रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं, और दल प्लस दल मिलके बन जाता है दल, और दल में ही कमल खिलता है। लेकिन बिहार घर घर मोदी। और ये सुनिए, आप लोग स्टूडेंट हैं, नारेबाजी से कोई मतलब नहीं होगा। तो और हम ये कहते हैं, आप बोले कि दल मिलके दल बनता है, और बिहार में है हलचल, वो कह रहे हैं हम मोदी को आने नहीं देंगे, तेजस्वी यादव अलग कर रहे हैं। देखिए
किसी के कहने से हो जाता तो ये सभी बोल देते कि मैं राजा हूँ। और अगर आप इंडिया चंद्रगुप्त जी राजा थे तो शांत रहो। एक मिनट दीजिए। अगर किसी के कहने से मैं कहूँ कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूँ तो ये सभी मान लेंगे कि अगर सभी जनता तय करेंगे कि कौन प्रधानमंत्री बनेगा, किसकी लोकतांत्रिक सरकार प्रक्रिया बनेगी, से।